हेलो चाम, सो आई होप आपके CUET एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। सो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर ऑफ योर CUET एग्जाम 2023 फॉर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। और जैसा कि आपको पता है कि CUET का एग्जाम अलग अलग डेज पर अलग अलग शिफ्ट्स में होता है, तो कोई एक क्वेश्चन पेपर नहीं है, कई सारे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। तो मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि आई विल ब्रिंग इन मोर क्वेश्चन पेपर्स फॉर योर प्रैक्टिस, तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर बिजनेस स्टडीज। नाउ जो एक्चुअल प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस CUET में पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से प्रेपरेशन करनी है, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस करें, इससे हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी मिलेगी, राइट। तो आपको पता है कि आपको 45 मिनट्स मिलेंगे बिजनेस स्टडीज में, और 45 मिनट्स में आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। टाइम का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि कोई कैलकुलेशन तो आपको करनी नहीं है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू आर गोइंग टू गेट +5 एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर यू आर गोइंग टू गेट -1। तो आप 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, पर अगर उसमें से एक भी आपका गलत हो जाता है तो एक्चुअली यू आर लूजिंग 6 मार्क्स, क्योंकि एक तो -1 आप उसके लिए आपको मिल रहा है अगर आपने गलत कर दिया आंसर, और जो आपको 5 मार्क्स मिलने थे वो भी नहीं मिलेंगे। तो एक्चुअली यू आर लूजिंग आउट 6 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर इन अ वे। तो यू हैव टू बी केयरफुल और 100 परसेंटाइल आपको स्कोर करने हैं। ये पेपर जो मैं डिस्कस करूंगी, आप देखिएगा NCERT की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ। एटलीस्ट कीवर्ड्स तो आपको ज़रूर कवर कर लेने चाहिए फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स, एंड बाय द एंड ऑफ द डिस्कशन यू विल सी कि पेपर कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपने NCERT से अच्छे तरीके से पढ़ाई की है, डेफिनेटली यू कैन स्कोर 100 परसेंटाइल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। Which of the following statements are correct? Consumer Protection Act seeks to protect and promote the consumer's interest. Definitely, that is the whole purpose of this act. The Consumer Protection Act was laid down in the year 1947. नहीं, actually it was laid down in the year 1986, और फिर अब हमारे पास नया एक्ट है of 2019, right? It is the moral duty of any business to take care of the consumer's interest. Definitely, moral justification वाला point हम पढ़ते हैं under importance of consumer protection from business point of view, right? A business has social responsibilities towards various interest groups. Yes, ये भी एक point है, वहीं पे importance of consumer protection में from business point of view social responsibility वाला point है कि various stakeholders का हमें ध्यान रखना है। Government of India has enacted several regulations designed to provide adequate protection to consumers. Definitely, there are a lot of acts which have been established, जैसे of course the Consumer Protection Act, उसके बाद you have Indian Contract Act 1872, Sale of Goods Act 1930, you have the Competition Act, you have Bureau of Indian Standards Act. So a lot of रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट हैज इनैक्टेड। तो इसमें जो सही है वो है A, C, D और E। A, C, D और E, ठीक है, ध्यान से मार्क करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। Select the correct sequence of first 5 steps involved in the trading and settlement procedure of stock exchange। मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ ट्रेडिंग और सेटलमेंट प्रोसीजर के स्टेप्स डिस्कस किए फ्रॉम NCERT। देयर आर टोटल 10 पॉइंट्स। मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर कवर कर लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो आप एक ब्रोकर के पास जाएंगे, फिर आप एक डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे विद DP, दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। उसके बाद फिर आप अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे विद द ब्रोकर कि आपने कौन से शेयर्स खरीदने हैं या बेचने हैं और किस प्राइस पे खरीदने हैं या बेचने हैं। देन जो ब्रोकर है वो शेयर का बेस्ट प्राइस जो अवेलेबल है उसे मैच करेगा, देखेगा कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्राइस अवेलेबल है या नहीं, और फिर जब वो उसको बेस्ट प्राइस मिल जाएगा तो वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा और फिर वो आपको एक ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप इशू कर देगा। सो दिस इज द लास्ट स्टेप।
आउट ऑफ द वंस दैट आर गिवन. तो यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस है दैट इज बी सी ई ए एंड लास्ट इज डी. बी सी ई ए एंड डी. राइट, सो दिस इज द राइट आंसर. ठीक है, ध्यान से ऑप्शन को मार्क करना है. मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि बच्चे सही तो सोच लेते हैं माइंड में, बट ऑप्शन मार्क करते हुए गलत कर देते हैं. सो बी वेरी केयरफुल एंड फोकस्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज टॉप मैनेजमेंट पोजिशन. तो प्रोडक्शन मैनेजर ये तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे होता है. ठीक है, प्रेसिडेंट टॉप पे होता है, चेयरमैन टॉप पे होता है, सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड ऑल्सो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये टॉप लेवल पे होते हैं. तो इसमें से कौन सा नहीं है टॉप मैनेजमेंट पे? दैट इज प्रोडक्शन मैनेजर. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. ध्यान से देखना. कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. इसमें से कौन सी बातें आपको सही लग रही हैं? फर्स्ट, गेटिंग रिलीफ अगेंस्ट unfair trade practices by a consumer is called right to be heard. नहीं, that is actually right to file complaint. जब आपको रिलीफ मिलने की बात हो रही है, that is right to seek redressal. Be careful here. A seller is not a king in a free market economy. This is true. Seller is not a king. Consumer is the king in a free market economy. Caveat emptor means let the buyer beware. Yes, और caveat venditor let the seller beware. तो आज के समय में क्या है? let the seller beware. seller को ध्यान रखना है कि उसे सही सामान बेचना है. right? right of consumer for being well informed throughout the life is called right to be informed. नहीं, that is right to consumer education. right to be informed is actually you have a right to get information about the product, कि उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, डायरेक्शंस फॉर यूज क्या है, ये सब आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए ऑन द लेबल ऑफ द प्रोडक्ट. सो दैट इज व्हाट? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. ये तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है. उसके बाद फ्रीडम टू कंज्यूमर फॉर accessing various varieties of goods is right to be assured. yes. right to choose का जो नाम है वो बदल कर हो गया है right to be assured according to the Consumer Protection Act 2019. पर इसमें वही बात है कि you have a right to choose from a variety of goods and services that are available. तो इसमें से जो सही है those are B, C and E. B, C and E. right? simple है देखो. Then identify and arrange the steps of organizing process. Very easy. Organizing process में there are 4 steps: identification and division of work, departmentalization, assignment of duties and establishing reporting relationships. तो सबसे पहले कौन सा हो गया? यहाँ पे assignment of duties given है, but let's look at the other ones. So सबसे पहले हमारा आएगा identification and division of work, उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन, उसके बाद ए पॉइंट असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज वाला, और फिर एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स. ये रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन तो स्टाफिंग का होता है, ये ऑर्गेनाइजिंग में कहां से आ गया? सो द आंसर इज सी ई ए डी. सी ई ए डी, दिस इज द राइट आंसर. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. देन नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. फीचर्स हम बेसिकली पढ़ते हैं एज नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके लिए हमने निमोनिक बनाया हुआ है MCCFGFU. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ चंडीगढ़ ने फ्रेग्रेंस गार्डन में फ्लावर्स उगाए. दैट इज मेनली बिहेवियरल. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉन्टेंजेंट, फ्लेक्सिबल, जनरल गाइडलाइंस, फॉर्म बाय एक्सपेरिमेंटेशन एंड यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ये फीचर्स होते हैं. तो इसमें फ्लेक्सिबल है. इंटर रिलेटेड, ये तो फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट होता है. जनरल गाइडलाइंस, यस, इसमें हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड स्ट्रेट जैकेट रेडीमेड सॉल्यूशंस टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम्स. परवेसिव नहीं होता, इसमें कॉन्टेंजेंट होता है. दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन. सो A, C and E. A, C and E. ठीक है. Considering the economic environment of a business, the components are economic में क्या क्या factors आते हैं? There are 5 dimensions: slept,
सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इसके जो फैक्टर्स हैं, इसके जो एलिमेंट्स है, वो जरूर आप एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ के जाएंगे. लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एक्चुअली सोशल एनवायरनमेंट, इन्फ्लेशन इज इकोनॉमिक, इंटरेस्ट रेट इज इकोनॉमिक, कंजम्पशन हैबिट सोशल होता है, और डिस्पोजेबल इनकम भी इकोनॉमिक. सो BCE is your right answer under economic environment. उसके बाद identify the true statement out of the below given statements. Trademark is a registered brand. Yes, that part of the brand which is given legal protection or is registered is actually trademark. जैसे आपको कुछ companies के नाम के आगे ऐसे लिखा हुआ मिलेगा trademark या registered. So it is that part of the brand which is given legal protection. Trademark is an unregistered brand. नहीं. Brand and trademark are same. नहीं. Brand तो होता है the name, sign, symbol, term or a combination of these which is used to identify the products, right? Brand is an owned trademark. ऐसा नहीं है. तो इसमें से जो सही है that is trademark is a registered brand. Then identify the correct sequence of first 5 steps of the process of selection. तो सबसे पहले हमें करना पड़ता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, उसके बाद हम टेस्ट लेते हैं, सिलेक्शन टेस्ट जो कि है 5 पैटी. इसमें से हम ऐसे कहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट. उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है, देन रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स, और उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है. सो ECABD. So this is the right answer. This one. ठीक है. इसके बाद देखते हैं who can file a complaint before the appropriate consumer forum. A consumer can file a complaint and does not need the services of an advocate. This is actually true. A consumer can file a complaint. Unregistered consumer association नहीं, registered होनी चाहिए. There are 5 points given in your book. अच्छे से पढ़ के जाना who can file a complaint में. Then उसके बाद the traders who purchased the goods with the purpose of selling, नहीं, ऐसा नहीं है. They cannot file a complaint. Any person who's a relative of the consumer, नहीं, relative नहीं, legal heir या फिर representative of a deceased consumer. ठीक है, relative नहीं. तो इसमें से जो सही आंसर है that is this one. Any consumer can file a complaint. इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होता है, right? Then arrange the following marketing philosophies according to their evolution. कैसे धीरे धीरे हमारी थिंकिंग चेंज हुई. सबसे पहले हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे फोकस करे थे कि ज्यादा सारा सामान बना लो, फोकस ऑन द क्वांटिटी, तो इस और अपने प्रोडक्ट को जगह जगह अवेलेबल करवा दो. तो अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी पे ही ध्यान था. फिर धीरे धीरे क्वालिटी पे ध्यान गया, फिर उसको बेचना भी जरूरी है, सेलिंग. अब बेचने के साथ साथ कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी जरूरी है, सो मार्केटिंग. और कस्टमर के साथ साथ सोसाइटी का भी ध्यान रखना है, सो सोसाइटल मार्केटिंग. दैट इज द एवोल्यूशन. सो CABDE. सो दिस इज द राइट आंसर. CABDE. डबल चेक कर लेना चाहिए कि हमने सही मार्क किया या नहीं. Dash leads to shifting an employee to a higher position, carrying higher responsibilities, facilities, status and pay. That is definitely promotion. But अगर बात करें shifting an employee from one department to another, from one branch to another, without any substantial increase in the pay or responsibilities or status, तो वो होता है transfer. Identify an option that defines management as an art. Management as an art, ये हम nature of management में पढ़ते हैं. As an art, as a science, as a profession. Personalized application, definitely ये art में हम पढ़ते हैं. Principles based on application, actually ये होना चाहिए principles based on experimentation या observation, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं. Universal validity वो साइंस में होता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री प्रोफेशन में होता है. तो आर्ट से रिलेटेड ये है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. ठीक है. इन विच ईयर वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड? ऑफ कोर्स इन द ईयर 91. तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया वाला टॉपिक आप पढ़ेंगे अगर आपने बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि
बोर्ड्स के लिए ये कट था आपका टॉपिक, बट यू हैव टू रीड इट, जिसमें एलपीजी की बातें, वैसे आप ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी पढ़ते हो। और इसी में एक और टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, वो भी पढ़ लेना। जुलाई 91 में ये इंट्रोड्यूस हुई थी और इस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तभी उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। उसके बाद कंसिडर द फैक्ट अबाउट ब्रांडिंग, Which among the following are its related terms? ब्रांडिंग से रिलेटेड है ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम और ब्रांड, ठीक है, प्राइसिंग नहीं, बाकी सारे। सो BCDE, BCDE, दिस इज द राइट आंसर। मोहन जो है वो एक प्रोडक्शन मैनेजर है एक्स लिमिटेड का। He has divided his factory operations under planning in charge and production in charge। तो ये कौन सी टेक्निक है? वेरी सिंपल, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन फंक्शंस को सेपरेट करते हैं हम अंडर फंक्शनल फोरमैनशिप। फिर प्लानिंग इन चार्ज के अंडर 4 स्पेशलिस्ट्स हैं और प्रोडक्शन इन चार्ज के अंडर भी 4 स्पेशलिस्ट्स हैं। डिसिप्लिनेरियन, देन इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क और कौन सा है? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इधर कौन सा है? स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। तो ये फंक्शनल फोरमैनशिप है, वन ऑफ द टेक्निक्स गिवन बाय टेलर। Then match the following, ध्यान से, mix of owners funds and borrowed funds, वैसे ये मुझे पता है ये होगा क्या? Capital structure, mix of owners funds and borrowed funds. So A is matched with 3. Quantum of finance to be raised from various long term sources, कितने पैसे किस सोर्स से रेज करें, कितना पैसा डेट से ले, कितना पैसा इक्विटी से ले, दिस इज ऑलवेज योर फाइनेंसिंग डिसीजन। देन फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया आपका, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस कीवर्ड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग, प्लीज कीवर्ड जरूर रेफर कर लेना। एंड हाउ द फर्म्स फंड्स आर टू बी इन्वेस्टेड, दैट इज डेफिनेटली योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, राइट। और इसमें भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी होते हैं जिन्हें वर्किंग कैपिटल डिसीजंस कहते हैं, और लॉन्ग टर्म भी होते हैं जिन्हें कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कहते हैं। सो यू कैन से नाउ A is matched with 3, B is matched with 4, C is matched with 2, and D is matched with 1. So this is the right answer. Okay? Then the organization structure can be defined as the framework within which managerial and operating tasks are performed. ये भी मैं आपको की लाइन दिखाती हूँ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, अभी मार्क कर लो अपनी बुक में ताकि आप भूल ना जाएं। एंड अगर आपने मेरे कीवर्ड्स वाले वीडियोस देखे हैं तो ये मैंने आपको वहां पर भी बताई है दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखें, इट इज द फ्रेमवर्क। वैसे तो फ्रेमवर्क ही कीवर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, जिसमें मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है। देन फ्रेडरिक विंसलो टेलर वाज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। उन्हें साइंस से बहुत प्यार था, ही वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर। और जो फ्यूल थे वो फ्रेंच नेशनल थे एंड ही वाज द माइनिंग इंजीनियर, ठीक है, ये भी आप देखकर जाएंगे। देन मैच ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज। ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज इज एक्चुअली द डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ सेबी। तो 3 फंक्शंस होते हैं, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट और प्रोटेक्टिव, देखकर जाएंगे। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स इज एक्चुअली फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट आपकी बुक में 4 गिवन है। और सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आपकी बुक में 6 गिवन है, अच्छे से देखकर जाना। देन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इज डेफिनेटली द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, ठीक है। एक बार रिवाइज करें, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलिंग देम इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। और जो आपका स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस हैं, providing liquidity and marketability to existing securities, providing scope for speculation, contributes to economic growth, safety of transactions, price discovery वाला point इसमें भी, and spreading of equity cult, ठीक है। अब 1 is matched with B, then C is matched with 2, D is matched with 4, and A is matched with 3. So this is the right answer. चलिए आगे देखते हैं। Choose the pair which is not included in marketing mix elements. Marketing mix में तो 4 P's होते हैं, place, product, price, promotion. तो इसमें place और price तो है, promotion and public नहीं है, ये नहीं है। प्रोडक्ट और प्राइस भी है, प्राइस और प्लेस भी है,
राइट. सो उन्होंने पूछा है कौन सा नहीं है, तो दैट इज प्रमोशन एंड पब्लिक. उसके बाद अरेंज द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. बहुत इजी है. सबसे पहले यू सेट द ऑब्जेक्टिव्स, देन डेवलपिंग प्रेमिसेस, दिस इज द बेस मटेरियल अपॉन विच प्लान्स आर ड्रॉन अप. उसके बाद आप देखते हो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन आपके पास क्या अवेलेबल हैं, फिर उसमें से आप चूज करते हो एंड देन फिर आप इम्प्लीमेंट करते हो प्लान को और फॉलो अप एक्शन. ठीक है, तो सिंपली आप कहेंगे सबसे पहले डी, उसके बाद बी, देन सी, देन ई एंड देन ए. तो इसका सही आंसर हो गया 3. चलिए आगे देखते हैं. देन आइडेंटिफाई द पेयर विच डज नॉट अफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. तो चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया एनसीईआरटी से. अगर आपको रेफर करना है वो वीडियो जरूर करना. आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल, यस ये फैक्टर्स होते हैं. कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड गुडविल, गुडविल कोई फैक्टर नहीं होता उसका. रिस्क कंसिडरेशन एंड आरओआई होता है. कॉस्ट ऑफ डेट और फ्लोटेशन कॉस्ट होता है. तो उन्होंने पूछा है कौन सा नहीं है, सो 2 इज द राइट आंसर हियर. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आपको पढ़ने हैं, जिसमें आता है ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी और कमर्शियल बिल. तो इसमें से कौन सा नहीं है? इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, क्योंकि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स एक्चुअली मनी मार्केट का पार्ट ही नहीं होते, वो तो कैपिटल मार्केट का पार्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स. इन एंटरप्रेन्योरशिप, नाउ एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से कवर करना है. कैश स्टैंड्स फॉर नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स और हैबिट्स, जो क्वालिटीज एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कवर. ये एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज वाले टॉपिक में है. Which of the following is incorrect about organizing? Incorrect. Organizing is a management function. Yes, ये बात तो सही है. This is one of the functions of management. Departmentalization is the first step. नहीं, departmentalization first step नहीं होता, second होता है. First तो identification and division of work होता है. Functional structure is a part of organizing. Yes, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं और वो ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है. ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू स्पेशलाइजेशन इन वर्क, दैट इज ट्रू थ्रू डिपार्टमेंटलाइजेशन. तो कौन सा इसमें रिलेटेड नहीं है ऑर्गेनाइजिंग से? दैट इज दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनाइजिंग एंड हेंस द करेक्ट आंसर. मैच करना है ध्यान से. इंडिकेटर ऑफ अ पर्सन्स लर्निंग एबिलिटी, सो दैट इज इंटेलिजेंस टेस्ट, और इससे हम जजमेंट और डिसीजन मेकिंग भी देखते हैं एक पर्सन की. या आपके सिलेक्शन टेस्ट में है. की लाइंस आपके एनसीईआरटी में गिवन है, प्लीज मार्क इट. प्रोवाइड्स क्लूज टू अ पर्सन्स वैल्यू सिस्टम इज योर पर्सनैलिटी. योर इमोशंस, योर वैल्यू सिस्टम इज पर्सनैलिटी टेस्ट. measurement of individuals potential for learning new skills is your aptitude, and your pattern of involvement या फिर your interest is your interest test. ठीक है, so C is matched with 1, D is matched with 2, A is matched with 3 and B is matched with 4. So this is the right answer. Okay, moving on. Which of the following is not a nature of principle of management? देखो इस टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चंस आ गए. अभी मैंने आपको बताया था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ चंडीगढ़ ने फ्रेग्रेंस गार्डन में फ्लावर्स उगाए. सो इसमें से कौन सा नेचर में नहीं आता? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी आता है, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन आता है, फ्लेक्सिबल आता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन. ये गलत है, मतलब यही सही आंसर है. दिस इज नॉट द नेचर. एक्चुअली इट डज डिपेंड ऑन द प्रिवेलिंग सिचुएशन विच इज अंडर कंटिंजेंट वाला जो पॉइंट है. आइडेंटिफाई द फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट द फाइनेंसिंग डिसीजन, मतलब पैसे कहाँ से उठाएं, डेट से या इक्विटी से. वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं हमारे पास, कहाँ से फंड्स रेज करें, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन. कंट्रोल कंसिडरेशन एक पॉइंट होता है, रिस्क भी इसमें पॉइंट होता है, जहां पे कम रिस्क है वहां से यू वुड लाइक टू रेज फंड्स. उसके बाद इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, वो इसमें नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन में नहीं. और कॉस्ट भी होता है, कॉस्ट ऑफ वेरियस सोर्सेज आप देखते हो, एंड जहां पे आपको कम कॉस्ट पड़ रही है वहां से आप फंड्स रेज करते हो. ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन. फाइनेंशियल डिसीजंस 3 होते हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड. तो उससे रिलेटेड बताना है. फाइनेंशियल डिसीजंस इंक्लूड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड. ये तो सही बात है.
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कैपिटल बजटिंग कहते हैं, नहीं वो लॉन्ग टर्म को कहते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को वर्किंग कैपिटल डिसीजन कहते हैं, सही बात है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंक्लूड्स रेजिंग फंड्स, नहीं वो तो फाइनेंसिंग डिसीजंस होते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस तो होते हैं कि कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंक्लूड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, दैट इज ट्रू। वर्किंग कैपिटल डिसीजंस या कैपिटल बजटिंग डिसीजन, सो ए सी एंड ई, ए सी एंड ई, ठीक है। ओके उसके बाद मैच करना है यहाँ पे हमें। यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, मोशन स्टडी है, डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम है, दो यहाँ पे फ्यूल के प्रिंसिपल्स है, दो टेक्निक्स है टेलर की, ठीक है। बहुत सिंपल रहेगा ये हमारे लिए। यूनिटी ऑफ कमांड इज वन सबऑर्डिनेट वन सुपीरियर, एक पर्सन को एक ही बॉस से ऑर्डर्स मिलने चाहिए। वन हेड वन प्लान, आई ऑलवेज से दिस इज द की वर्ड फॉर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अलग अलग यूनिट्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग डिविजन्स हैं, उनके अलग प्लान्स हैं, अलग एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज हैं, बट दे आर ऑल मूविंग in the common direction, which is to achieve the goals of the organization. Motion study is the study of various movements, and those movements which are unnecessary should be eliminated. Differential piece weight system में हम efficient worker और inefficient worker के बीच में differentiation create करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है विषय आपका A is matched with 3, B is matched with 4, C is matched with 1 and D is matched with 2। तो देखो यहाँ पे ना ये सही आंसर है, बट यहाँ पे A के आगे भी 2 लिखा हुआ है और D के आगे भी, तो एक्चुअली ये A के आगे 3 है, ये क्वेश्चन में गलती है। A is matched with 3, B is matched with 4, C is matched with 1 and D is matched with 2। ऑलराइट, उसके बाद देखते हैं ये सभी जो प्रीवियस पेपर्स हैं ये मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं हमारे CUET वाले पेड कोर्स में, विच इज जस्ट फॉर ₹299। आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं उन्हें। मैच द फॉलोइंग हियर: पैकेजिंग, लेबलिंग, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग। पैकेजिंग को आप किससे यहाँ पे मैच करेंगे? एक्ट ऑफ डिजाइनिंग द कंटेनर्स और रैपर्स ऑफ द प्रोडक्ट, सो दिस इज ए। उसके बाद लेबलिंग, लेबलिंग में क्या होता है? एक्ट ऑफ डिजाइनिंग द लेबल्स। Advertising is a form of communication but impersonal form, and branding is the process of giving a name or a sign. So very simple, I don't think this is difficult. A is matched with 2, B is matched with 4, C is matched with 1 and D is matched with 3. So this is the right answer, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देन 33rd क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। मैच करना है यहाँ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को। सो हियर वी कैन से लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन या फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन इज योर डिविजनल स्ट्रक्चर। नेटवर्क ऑफ सोशल इंटरैक्शंस या रिलेशनशिप इज योर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, and grouping of similar activities is departmentalization, ठीक है। तो आप इसको मैच कर लेंगे, not difficult। Alright, उसके बाद which of the following is incorrect about elements of delegation? Elements of delegation 3 होते हैं: authority, responsibility, accountability। Authority flows from top to bottom, it flows downward, that is true। मतलब सुपीरियर की अथॉरिटी होती है ओवर द सबऑर्डिनेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर सुपीरियर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स। अकाउंटेबिलिटी इज डिराइव फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है, इस वजह से आपकी आंसरेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, राइट। सो दिस इज ट्रू। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो जिम्मेदारी है वो किस में से डिराइव होती है? एक्चुअली दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिराइव नॉट फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी बट फ्रॉम द डेलीगेटेड अथॉरिटी। जो आपको काम मिला है उसकी वजह से आपकी जिम्मेदारी क्रिएट होती है। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन वो ये है, हेंस दिस इज द करेक्ट आंसर। इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट IPO का क्या मतलब होता है? वेरी सिंपल, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिससे जो कंपनीज है वो फंड्स रेज करती है बाय इशूइंग शेयर्स। Which of the following is the correct option related to entrepreneurship? Now I want to talk about this question because it's a highly controversial question. कई जगह पे आपको इसका आंसर मिलेगा
Entrepreneurs undertake high risk, कई जगह पे आपको मिलेगा entrepreneurs undertake calculated risk, और कई जगह पे आपको मिलेगा entrepreneurs undertake calculated and moderate risk. ये मैं CUET की आंसर की ही बात कर रही हूँ. आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग आंसर मिल सकता है, या इंटरनेट पे किसी भी सोर्स पे आप देखेंगे, बट एक्चुअली द करेक्ट आंसर should be entrepreneurs undertake calculated risk. देखो, it is generally believed that entrepreneurs take high risk. Yes, they do take high risk, क्योंकि employment और profession से तो ज़्यादा ही risk होता है entrepreneurship में, क्योंकि इसमें कोई assured return नहीं होता. But they don't take high risk without thinking anything. What they actually undertake is calculated risk. तो आपकी NCERT में ये लाइन लिखी हुई है, what they actually undertake is calculated risk. मतलब थोड़ा तो सोच समझ के वो रिस्क लेते होंगे ना, ऐसे तो नहीं बिल्कुल ही हाई रिस्क. सो इस क्वेश्चन के आपको अलग अलग आंसर्स मिल सकते हैं, बट वी विल गो विद एंटरप्रेन्योर्स अंडरटेक कैलकुलेटेड रिस्क. उसके बाद डैश इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर विदाउट अ सब्सटैंशियल चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टेटस, तो दैट इज ट्रांसफर. ठीक है. ओके, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस तरह की आपको खुद से मॉक टेस्ट पेपर्स भी प्रैक्टिस करने चाहिए. तो इसके लिए यू कैन बाय दिस बुक, द ओसवाल बुक्स. इसमें आपको एक ही बुक में सभी सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, यानी कि इंग्लिश, जनरल टेस्ट, और आपके जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनके अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड ऑल्सो मैथमेटिक्स, और आंसर की भी है इसमें. तो आप इसको टाइम बाउंड मैनर में बैठ के सॉल्व करें और फिर अपने पेरेंट्स या सिबलिंग से चेक करवाएं, तो आपको एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी. ऑल्सो इसमें आपको OMR शीट की भी प्रैक्टिस मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इस बार जो आपका CUET का पेपर है दैट विल बी इन अ हाइब्रिड मोड. तो OMR शीट पे कैसे आपको फिल करना होता है उसकी भी प्रैक्टिस मिलेगी आपको इस बुक से. सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस बुक. आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट मैनेजमेंट. तो सही क्या है इसमें से? मैनेजमेंट इज नॉट अ टैंजिबल फोर्स. यस, इट्स नॉट अ टैंजिबल फोर्स, इट्स एन इंटैंजिबल फोर्स. मैनेजमेंट इज नॉट एन इंटैंजिबल फोर्स, ये तो गलत है. मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस आर डायमेंशंस ऑफ management. Yes, management is multi-dimensional. It has 3 dimensions: management of people, management of work, management of operations. Management is an individual activity. No, it's a group activity. Management is a dynamic function. That is true. So A, C and E are correct. A, C and E are correct. Which of the following is not a limitation of planning? Not a limitation of planning. Planning leads to high flexibility. नहीं, planning leads to rigidity. Planning leads to rigidity, yes. Planning reduces creativity, yes. Planning is a time consuming process, yes. तो कौन सी limitation नहीं है? This one. So this is the right answer. Now match करना है objectives, rules, procedure. ये आपके types of plan है. Types of plan के please कीवर्ड जरूर कवर कर लेना. मैं कितनी बार आपको बताती हूँ, इतनी मेहनत से मैंने आपके लिए कीवर्ड्स बनाए हुए हैं, और आप देखेंगे कि उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी. ऑल्सो फॉर इकोनॉमिक्स, हिडन जेम्स के नाम से आपको पूरी वीडियो सीरीज मिलेगी, एंड ऑल्सो हिडन जेम्स फ्रॉम अकाउंटेंसी, क्योंकि अकाउंटेंसी की NCERT तो हम पढ़ते नहीं है, तो लाइन बाय लाइन जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं. सभी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जरूर रेफर करना. ऑलराइट, तो यहाँ पर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स रूल होता है, जैसे नो स्मोकिंग. इट्स अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट, देयर इज नो डिस्क्रिशन अलाउड. जो कहा गया है बस वो करो. इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान. रूटीन स्टेप्स आपके होते हैं प्रोसीजर. ब्रॉड कॉन्टोर्स ऑफ अ बिजनेस, मतलब दिस इज द बाउंड्री विद इन विच यू विल ऑपरेट. दिस इज योर स्ट्रैटेजी. एंड डिजायर्ड फ्यूचर पोजिशन, जहां पे आप पहुंचना चाहते हो, यू वॉन्ट टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव, राइट. सो इसको आप मार्क कर लेंगे. इफ यू सी, सबसे पहला यहाँ पे हमें गिवन था ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स और प्रोसीजर. ऑब्जेक्टिव, रूल्स और प्रोसीजर्स.
So objective A is marked with 4, B is matched with 1, then procedure is matched with 2 and D is matched with 3. ठीक है, so A is matched with 4, B is matched with 1, C is matched with 2 and D is matched with 3. ठीक है, चलो अब देखो लास्ट के जो 10 क्वेश्चंस हैं, 5 questions are based on one particular case and the other 5 questions are based on one particular case. But इसमें से भी आप pick and choose कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे questions आपको एक case से related attempt करने ही हैं या सारे ही leave करने हैं, इसमें से भी आप pick and choose कर सकते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं. So, Mr. Rahul, a management graduate, is working in the XYZ Rubber Limited for the last 10 years. His performance is always consistent and many times he received Best Employee Award from the management. But in the last 2 years, it is observed that his performance is gradually getting low. The department tried to identify the reasons for his low performance, but did not get much information from him. But in recent months, some employees had shown disappointment on present leadership, pay system and communication. Maybe this was the reason for his low performance. Okay, देखते हैं क्या question है. Mr. Rahul's problems must be looked after by which department? देखो, it is an interesting question. तो जो भी employees के grievances हैं या उन्हें कोई प्रॉब्लम है या उनकी पे कम है, इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं, तो ये HR डिपार्टमेंट को देखना होता है. तो जो ड्यूटीज ऑफ एन HR वाला टॉपिक है ना स्टाफिंग चैप्टर में, वो रीड कर लेना. ठीक है, वहां पे आपको मिलेगा. Which of the following is wrong? Participative leader gives orders and expects his subordinates to obey that order. नहीं, ऐसा नहीं है. Participative जो है वो सबकी राय लेता है. ये जो उन्होंने पॉइंट बोला ये तो अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल है या ऑटोक्रेटिक, राइट, जो बस ऑर्डर देता है और एक्सपेक्ट करता है कि सब उसे फॉलो करेंगे. डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव लीडर आर द सेम. यस, ये सही बात है. लेजिस्फेयर लीडर डज नॉट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर अनलेस एब्सोल्युटली एसेंशियल. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. दिस इज द की लाइन फॉर फ्री रेन या लेजिस्फेयर leadership style. Please open up your NCERT right now and mark this is the very first line given under laissez-faire leadership style. Leadership plays a vital role in organizational success. Yes, तो इसमें से कौन सा wrong है, तो वो ये है, the first one. ठीक है. Identify the incentive used to motivate Mr. Rahul. तो यहाँ पे उसको जो Best Employee Award मिला है, that is actually a part of non-financial incentives, which is actually employee recognition program. जब उसको recognize किया गया उसके efforts को, कुछ certificate मिला है, कोई award मिला है, कोई memento मिला है, तो that is always employee recognition program. Identify the factor which was not responsible for the gradual decrease in the performance of Mr. Rahul. तो इसके लिए हम एक बार फिर से अपना केस देख लेते हैं. यहाँ पे लिखा था कि recent months में हमने देखा है कि present leadership, pay system और communication reasons हैं उसकी low performance के. तो कौन सा reason नहीं है, इसमें नहीं आ रहा है poor supervision, तो ये reason नहीं है according to the case. ठीक है. Then it is the process of influencing the behavior of people by making them strive voluntarily towards the achievement of goals. I always tell you कि जो influencing है वो keyword है leadership का, and stimulating people to action is the keyword for motivation. तो यहाँ पे आप कहेंगे leadership. ठीक है, प्लीज इसको ध्यान से देख लो. And now we are on to the last segment. जो हमारा लास्ट केस है उससे रिलेटेड जो 5 क्वेश्चंस है हमारे पास. सो यहाँ पर देखते हैं. नाउ द केस इज मिस्टर विनय इज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन अ कंपनी. बीइंग अ मैनेजर ही सीक्स प्लान्ड रिजल्ट्स फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट so he sets the criteria against which actual performance will be measured, यानी कि setting standards or the benchmark. He also conveys these criteria to his subordinates. He knows that it is neither economical nor easy to keep a check on each and every activity controlling chapter. He also finds that if he tries to control everything, it will result in controlling nothing. कौन सा ये? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. और इससे ऊपर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. Then
After these two considerations, he gives main focus of his effort on comparatively more important tasks, and finally he gets the planned results. ठीक है, identify the function of management, definitely controlling, उसने standard set कर दिया against which the performance will be measured, और दो points आ गए जो analyzing deviations के अंदर दो important points हैं, critical point control और management by exception या control by exception. Then identify the level of management at which Mr. Vinay is working. तो मिस्टर विनय यहाँ पे कौन है? प्रोडक्शन मैनेजर है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं, या प्रोडक्शन के वो हेड है, तो दिस इज डेफिनेटली मिडल मैनेजमेंट. नेम द स्टेप ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन विच इज डिस्कस्ड in the given phrase. He sets the criteria, so that is he is setting the criteria or the benchmark against which his actual performance will be measured. So that is the very first step in the process of controlling, setting performance standards, and it's always easier to set the quantitative standards, right? Then which point has been indicated in this phrase? It is neither economical nor easy to keep a check on each and every activity. So this is critical point control कि जो main key result areas हैं उन पे focus करो. अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो उस पे ज्यादा आपका अटेंशन होना चाहिए. If he tries to control everything, it will result in controlling nothing. तो ये कौन सा? ये है आपका management by exception. In an attempt to control everything, you may end up controlling nothing. तो इसमें हम पढ़ते हैं कि जो significant deviations हैं which go beyond the permissible limit, उनको आपको immediately you should bring it to the notice of the management. और अगर deviations आपकी within the permissible limit है तो अपने आप manage कर लो, मैनेजमेंट तक ये बात ले जाने की जरूरत नहीं है. So this was the whole discussion of this paper. What do you think about this paper? कैसा लगा आपको? मुझे तो लगता है कि पेपर मुश्किल नहीं था. NCERT आपने अच्छे से पढ़ी है तो 100 percentile on your way. तो इसी तरह अच्छे से मेहनत करते जाओ. मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ जो भी आपकी वीडियो रिक्वेस्ट है. डू यू वांट मी टू कम अप विद मोर प्रीवियस ईयर पेपर्स फ्रॉम ऑल द 3 डोमेन सब्जेक्ट्स? इफ यस, लेट मी नो इन द कमेंट्स. तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.